हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे अपन, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी एक या एक से अधिक खनिज तत्वों की भोजन में लंबे समय तक कमी रह जाए तो हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। खनिज कुपोषण में हमने शरीर के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण खनिज तत्वों के बारे में, वो खनिज तत्व किन किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं उनके बारे में, और उन खनिज तत्वों के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ा था। जैसे स्टूडेंट्स आपको याद होगा, हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन यानी लोह तत्व और आयोडीन खनिज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था जल के महत्व के बारे में कि हमारे शरीर में होने वाले कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए जल आवश्यक है, जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पीने योग्य जल के कौन से गुण होते हैं, और यदि जल संदूषित हो और उसका यदि हम उपयोग करें तो हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है। इन पोषक तत्वों के बाद पिछले ही वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था स्वास्थ्य संबंधी एक विकार के बारे में, मोटापा के बारे में पढ़ा था। मोटापा क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है और मोटापा के कारण क्या है। स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रक्तदाब या रक्तचाप के बारे में। रक्तचाप या इसे अपन कहेंगे रुधिर दाब, और अंग्रेजी में स्टूडेंट्स इसे कहते हैं अपन ब्लड प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, ये रक्तचाप या रुधिर दाब क्या होता है? जैसा अपन जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। अपने बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो रक्त वाहिनियों के अंदर होता है। रक्त जब रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होता है तो रक्त द्वारा उन रक्त वाहिनियों की भित्ति पर एक दबाव डाला जाता है। जैसे अपन सामान्य तौर पर स्टूडेंट्स देखें, पानी भरने की नली होती है, जब नली में पानी बहता है या पानी प्रवाहित होता है तो अपन देखते हैं कि वो बहता हुआ पानी नली की दीवारों पर दबाव या प्रेशर डालता है। ऐसे ही जब रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाहित होता है तो उस बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर एक प्रेशर या एक दबाव डाला जाता है। तो रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दबाव डाला जाता है उसे ही रक्तचाप या रुधिर दाब कहा जाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? परिभाषा हो जाएगी स्टूडेंट्स कि रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर डाले जाने वाला या डाला जाने वाला दाब रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर जो दबाव या प्रेशर डाला जाता है उसे ही रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यदि अपन रक्त वाहिनियों की भित्ति पर इस डाले जाने वाले दाब की यदि अपन बात करें तो इसमें दो प्रकार के दाबों की गणना की जाती है। वो कैसे की जाती है? अपन देखते हैं कि रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसकी दो स्थितियां होती हैं। एक, वो रक्त हृदय प्रकुंचन के बाद वाहिनियों में आए, हृदय संकुचन के बाद वाहिनियों में आए,
और दूसरी स्थिति रक्त हृदय शिथिलन के बाद वाहिनियों में आए। हृदय की क्रियाविधि में अपन जानते हैं कि हृदय की क्रियाविधि में होता क्या है, हृदय की क्रियाविधि में हृदय या आलिंद और निलयों का लयबद्ध संकुचन और शिथिलन होता है। तो एक स्थिति में मतलब हृदय संकुचन के बाद रक्त एक बार आता है वाहिनियों में, और दूसरी स्थिति में हृदय शिथिलन के बाद आता है। तो इस प्रकार वाहिनियों की भित्ति पर भी कितने प्रकार का दाब डालेगा रक्त? दो प्रकार का। एक प्रकार का दाब जब हृदय संकुचन के दौरान, और दूसरे प्रकार का दाब हृदय शिथिलन के दौरान। तो जो रक्त दाब होता है उसमें दो प्रकार के दाबों की गणना की जाती है। नंबर एक, हृदय संकुचन के दौरान रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब लगाया जाता है उसे बोलते हैं अपन प्रकुंचन दाब। अंग्रेजी में स्टूडेंट्स अपन इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। और नंबर दो, हृदय शिथिलन के दौरान रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे बोला जाता है अनुशिथिलन दाब। अनुशिथिलन दाब, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो रक्त दाब में कितने प्रकार के दाबों की गणना की जाती है भाई? दो प्रकार की। नंबर एक सिस्टोलिक प्रेशर और नंबर दो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? हृदय संकुचन के दौरान रक्त वाहिनियों की भित्ति पर उत्पन्न दाब को सिस्टोलिक दाब कहा जाता है। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं? हृदय शिथिलन के दौरान रक्त वाहिनियों की भित्ति पर उत्पन्न दाब को डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यदि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की अपन बात करें, सामान्य स्वस्थ मनुष्य, और इसके अपन डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर या दाब की बात करें, तो जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, प्रकुंचन दाब जो होता है एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का, वो होता है भाई 90 से 120 मिलीमीटर। सिस्टोलिक दाब जो होता है, प्रकुंचन दाब, उसकी रेंज कितनी होती है एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की? 90 से 120 मिलीमीटर। और जो अनुशीतलन दाब होता है इसकी रेंज होती है 60 से 80 मिलीमीटर। याद रखना है भाई, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक दाब होता है 90 से 120 मिलीमीटर और डायस्टोलिक दाब होता है 60 से 80 मिलीमीटर। यदि दर्शाने की बात की जाए कि जो ब्लड ग्रुप होता है, रुधिर दाब जो होता है, जिसमें दो प्रकार के दाबों की गणना की जाती है, उसे दर्शाया कैसे जाता है? तो दर्शाने का तरीका है भाई सिस्टोलिक बटे या अनुपात डायस्टोलिक। मतलब ऊपर इसमें सिस्टोलिक प्रेशर को दर्शाया जाता है और नीचे इसमें किसको दर्शाया जाता है भाई? डायस्टोलिक प्रेशर को। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो याद रखना, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो होता है 120/80 mm/Hg। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है भाई? 120/80 mm/Hg। दर्शाने का तरीका बताया था, तो यहां जो ये 120 गणना है ये सिस्टोलिक प्रेशर को दर्शा रही है, और जो ये 80 गणना है ये किसको दर्शा रही है भाई? डायस्टोलिक प्रेशर को। एक और चीज जो ये गणना की जाती है या किसी मनुष्य का जो रक्तदाब मापा जाता है, उस रक्तदाब को मापने का जो यंत्र है उसका नाम पूछ सकता है कि रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नाम याद रखना है, उसे अपन कहेंगे या तो कह लो रक्तचाप मापी, या स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है स्फाइग्नो मैनोमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 1 नंबर का पूछा जा सकने वाला, ये भी महत्वपूर्ण है।
कि एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो कितना होता है 120/80 mm/hg। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि रक्तदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। आपने अपने आसपास के जो हॉस्पिटल होते हैं, चिकित्सालय जो होते हैं, वहां देखा होगा डॉक्टर के पास एक रबड़ का सा पट्टा होता है जिसे वो रोगी की भुजा पर लपेटता है और दूसरे हाथ में एक बॉल लेता है, नली के द्वारा जुड़ी रहती है, उस बॉल को बार बार पंप करता है और उसके द्वारा वो उस रोगी के रक्तदाब की गणना करता है। तो उस यंत्र को स्टूडेंट्स कहा जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। एक और चीज इसमें, यदि पूछ लिया जाए कि जो ये रक्तदाब है, रुधिर दाब है या ब्लड प्रेशर है, इसके मापने का जो कार्य किया था वो सबसे पहले किसने किया था, तो रक्तदाब को मापने का कार्य सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे भाई, याद रखना नाम, स्टीफन हेल्स ने। और सन याद रखना है स्टूडेंट्स अपन को, सन 1733 में। प्रश्न क्या है अपना, एक नंबर का छोटा प्रश्न बन सकता है कि रक्तदाब को या रक्तचाप को मापने का कार्य सबसे पहले कब और किसने किया। तो याद रखना है रक्तदाब को मापने का सबसे पहले कार्य स्टीफन हेल्स ने सन 1733 में किया था। एक और प्रश्न है इसमें एक नंबर का कि रक्तचाप को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक है, नाम याद रखना है कापलन। इन्होंने सन 1983 में रक्तदाब को सबसे पहले परिभाषित किया था। तो रक्तदाब से संबंधित ये दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं, एक स्टीफन हेल्स और दूसरे कापलन। स्टीफन हेल्स याद रखना है किससे संबंधित है, तो स्टीफन हेल्स ने ही सबसे पहले रक्तदाब को मापने का कार्य किया था। कब का मापा था सबसे पहले, तो सन याद रखना है सन 1733 में। और दूसरा प्रश्न है कि रक्तदाब को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, तो वैज्ञानिक है कापलन। इन्होंने सन 1983 में रक्तदाब को परिभाषित करने का कार्य किया था। अब स्टूडेंट्स, रक्तदाब से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, एक चीज है, वो क्या है भाई, कि जब रक्त वाहिनियों के अंदर जो ये रक्त प्रवाहित होता है, इसका असंतुलन हो जाता है, इसके प्रभाव में क्या हो जाता है, प्रभाव में भाई असंतुलन हो जाता है, तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है, धमनियों में या फिर रक्त वाहिनियों में जो ये रक्त बहता है, जब इस बहते हुए रक्त में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है भाई, असंतुलन। तो रक्तदाब से संबंधित दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब कौन कौन सी दो स्थितियां हैं वो, नंबर एक स्थिति है निम्न रक्तचाप। आपने सुना होगा अपने घर परिवार आस पड़ोस में बात करते हुए, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लो बीपी। आप सबने सुन रखा होगा ये लो बीपी, निम्न रक्तचाप। और दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है उच्च रक्तचाप, जिसे अपन बोलते हैं हाई बीपी। सुन रखा है भाई सबने। सबसे पहली चीज, रक्तदाब से या रक्तचाप से संबंधित है ये दोनों स्थितियां किस कारण उत्पन्न होती है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त बहता है जब उसके प्रवाह में असंतुलन हो जाता है, तो उस असंतुलन के कारण ये दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन सी दो स्थितियां, एक लो बीपी निम्न रक्तचाप और एक हाई बीपी उच्च रक्तचाप। अब होते क्या है देखिए, निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप, नाम से ही दिख रहा है। देखिए रक्तचाप मतलब, रक्तचाप का मतलब क्या है, धमनियों मतलब रक्त वाहिनियों या नसों में रक्त का बहना। निम्न उसका कैसा हो जाना, निम्न हो जाना। निम्न कब होगा वो, निम्न होगा जब धमनियों में, रक्त वाहिनियों में या नसों में रक्त का प्रवाह कैसा हो जाता है भाई, कम। तो जब रक्त वाहिनियों या नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है,
रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है भाई, कम। तो इस स्थिति को कहा जाता है स्टूडेंट्स निम्न रक्तचाप, लो बीपी। निम्न रक्तचाप का मतलब क्या है, नाम से याद रखना है। असंतुलन में यदि कमी आ रही है, रक्त के प्रवाह में क्या आ रही है, यदि कमी, तो उस स्थिति को ही कहा जाएगा निम्न रक्तचाप, लो बीपी। परिभाषा हो जाएगी जब रक्त वाहिनियों या नसों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो इस स्थिति को निम्न रक्तचाप या लो बीपी कहा जाता है। एक डेंजरस समस्या या स्थिति है ये। इस स्थिति में क्या होगा, जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, तो अपन जानते हैं रक्त क्या करता है अपने शरीर में, रक्त ही है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, विभिन्न पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब भाई निम्न रक्तचाप हो रहा है मान लो किसी व्यक्ति को, तो सीधी सी बात है कि रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कैसा हो गया, कम। अब रक्त का प्रवाह कम हो गया तो रक्त जो जो कार्य करता है, जिन जिन चीजों का वो संचरण करता है हमारे शरीर, उन सभी में क्या आ जाएगी भाई, कमी। इससे क्या होगा कि जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, इन अंगों में भी रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा। और जब इन अंगों में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा तो इनको जो पोषक तत्वों, ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसकी आपूर्ति में क्या आ जाएगी भाई, कमी। और जब उस आपूर्ति में कमी हो जाएगी तो इनकी कार्य करने की दर या क्षमता क्या हो जाएगी, कम। और जब लगातार ये स्थिति रहेगी तो एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि ये स्थायी रूप से क्या हो जाएंगे भाई, क्षतिग्रस्त। तो निम्न रक्तचाप एक भयंकर समस्या है। क्यों है समस्या, क्योंकि यदि ये लंबे समय तक स्थिति बनी रहती है या बनी रहेगी तो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क, गुर्दे, हृदय, इनके पास जो ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, उनकी आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम। और जब आपूर्ति कम हो जाएगी तो इनके कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये स्थायी रूप से क्या हो जाएंगे भाई, क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। दूसरी स्थिति है उच्च रक्तचाप। जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो वो निम्न रक्तचाप, और जब रक्त का प्रवाह आवश्यकता से क्या हो जाता है या सामान्य स्थिति से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे भाई, उच्च रक्तचाप। मतलब उच्च रक्तचाप में रक्त का प्रवाह सामान्य स्थिति से कैसा हो जाता है भाई, अधिक हो जाता है। परिभाषा हो जाएगी उच्च रक्तचाप किसे कहेंगे अपन, जब रक्त वाहिनियों नसों में रक्त का प्रवाह सामान्य स्थिति से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है भाई उच्च रक्तचाप। ये जो उच्च रक्तचाप की स्थिति है इसके कई सारे कारण हैं, जैसे चिंता, भय, आवश्यकता से अधिक क्रोध, जंक फूड जिसमें मैदे से बने हुए आइटम आते हैं, इसके अलावा धूम्रपान, मदिरा सेवन, पर्याप्त नींद न लेना, इन सभी कारणों के कारण कौन सी स्थिति हो जाती है भाई, उच्च रक्तचाप की। अब जो ये उच्च रक्तचाप है, यदि पूछ लिया जाए उच्च रक्तचाप की स्थिति का निदान कैसे किया जा सकता है, तो यदि अपन इन आदतों में सुधार करें, मतलब मैदे से बने हुए जो आइटम है या खाद्य पदार्थ है उनका सेवन ना करें, कृत्रिम भोजन का सेवन ना करें, भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम युक्त आहार ले, जैसे ताजे फल हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इनका उपयोग करें। अपने भोजन में अपन कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित रखें, नियमित व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें, एक दिन में लगभग 30 मिनट तेजी से पैदल चलें। इन आदतों को यदि अपन अपनाएं, धूम्रपान, मदिरा सेवन,
इनको वर्जित करें या इनका उपयोग ना करें तो उच्च रक्तचाप की स्थिति से बचा जा सकता है, या उच्च रक्तचाप की जो स्थिति है उसका निदान किया जा सकता है। तो ये रक्तचाप से संबंधित दो स्थितियां हुई, या रक्तचाप के असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां हुई, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में धमनियों में या रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे शरीर के जो अंग है, महत्वपूर्ण अंग, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप या हाई बीपी किसे कहेंगे? जब रक्त वाहिनियों या नसों में रक्त का प्रवाह सामान्य स्थिति से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहा जाता है। हाई बीपी के महत्वपूर्ण कारण चिंता, भय, क्रोध, मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग, धूम्रपान, मदिरा सेवन, पर्याप्त नींद न लेना और व्यायाम न करना, ये इसके कारण है। अब इनका निदान कैसे किया जा सकता है? यदि अपन इन सभी आदतों को बदल दें तो इसका निदान किया जा सकता है। इसके अलावा भोजन में पोटेशियम युक्त भोजन की मात्रा अधिक लें, जैसे ताजे फल, मैग्नीशियम और कैल्शियम की संतुलित मात्रा लें, नियमित योग, प्राणायाम, व्यायाम करें, पैदल चलने की आदत डालें तो उच्च रक्तचाप की स्थिति का निदान किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो स्वास्थ्य संबंधी एक समस्या है रक्तचाप, उसके संबंध में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है ये। सबसे पहला, दोबारा यदि अपन इसे देखें कि रक्तचाप या रुधिर दाब किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो परिभाषा हो जाएगी, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की भित्ति पर डाला जाने वाला दाब क्या कहलाता है भाई? रुधिर दाब या रक्त दाब कहलाता है। उसके बाद हमने बताया था कि जो रक्त दाब है उसमें दो प्रकार के दाबों की गणना की जाती है। एक प्रकार का दाब हृदय संकुचन के दौरान उत्पन्न होता है और दूसरे प्रकार का दाब हृदय शिथिलन के दौरान उत्पन्न होता है। हृदय संकुचन के दौरान उत्पन्न दाब को प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और हृदय शिथिलन के दौरान उत्पन्न दाब को अनुशिथिलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यदि इनकी गणना की बात करें तो जो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का प्रकुंचन दाब होता है 90 से 120 मिलीमीटर, और एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 60 से 80 मिलीमीटर। इन दोनों प्रकार के दावों को दर्शाया कैसे जाता है? तो दर्शाने का ये तरीका है भाई, सिस्टोलिक प्रेशर को ऊपर लिखा जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर को नीचे लिखा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर दाब कितना होता है? तो याद रखना है अपन को 120 प्रति 80 mm प्रति Hg, ये एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ये रक्तचाप या रुधिर दाब होता है, इसको किसी यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो स्टूडेंट्स, इसे मापा जाता है रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त दाब को नापने का कार्य किसने किया था और कब किया था? तो रक्त दाब को मापने वाले वैज्ञानिक थे सबसे पहले स्टीफन हेल्स, जिन्होंने नापा था 1733 में। एक प्रश्न है कि रक्त दाब को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे सबसे पहले? तो वो थे कापलन, जिन्होंने 1983 में सबसे पहले इसे परिभाषित किया था। और इसके बाद जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब रक्त वाहिनियों में रक्त प्रवाह असंतुलित हो जाता है अपनी सामान्य स्थिति से, तो दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, लो बीपी और हाई बीपी। जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो उस स्थिति को लो बीपी कहा जाता है, और जब रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह सामान्य स्थिति से अधिक हो जाता है तो स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है हाई बीपी। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, अब इसमें अपन इस पाठ के अंदर अपन उन संश्लेषित उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ संश्लेषित उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई अपन?
कुछ संश्लेषित उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे जो मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से ऐसे संश्लेषित उत्पाद हैं? जैसे गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, शराब बोलते हैं इसे, अफीम है, कोल्ड ड्रिंक है। ये कुछ ऐसे संश्लेषित उत्पाद हैं जिनका मानव जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, या ये उत्पाद मानव जीवन पर, मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे गुटखा के बारे में। गुटखा जो कि एक संश्लेषित उत्पाद है, सामान्य तौर पर अपन अपने गली मोहल्ले की प्रत्येक दुकान पर इनको बिकता हुआ देखते हैं। अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता आदि से ये कहते हुए सुनते हैं कि जो ये गुटखा होता है ये हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव डालता है। यदि इसके निर्माण की बात की जाए कि जो गुटखा होता है उसे तैयार कैसे किया जाता है, तो गुटखे को तैयार करने के लिए कई पदार्थों को मिलाया जाता है। जैसे सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, इसके अलावा संश्लेषित खुशबू, इसके अलावा धातुओं, जैसे अपन देखते हैं चांदी का वर्क, सोने का वर्क, तो धातुओं के वर्क, और किसी किसी में तंबाकू का उपयोग भी किया जाता है। तो इन सभी पदार्थों को मिलाकर मिक्स करके गुटखे का निर्माण किया जाता है। तो गुटखे का निर्माण कैसे किया जाता है, तो याद रखना है, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू आती है कि नहीं आती खुशबू गुटखे में, तो वो इस संश्लेषित खुशबू की वजह से आती है। धातुओं के वर्ग देखते हैं अपन, सुपारी के ऊपर वर्ग लपेटे रहते हैं। इसके अलावा किसी किसी गुटखे में या किसी किसी प्रोडक्ट में किसका भी उपयोग किया जाता है भाई, तंबाकू का। इन सबको मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है। अपने घरों में, परिवार में बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से अपन कहते हुए सुनते हैं, वो अपन से कहते हैं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका कारण है भाई कि जो ये गुटखा होता है ये हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। सबसे हानिकारक जो प्रभाव या प्रमुख इसका हानिकारक प्रभाव है वो अपन यहां देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में अपन ने यह अनुभव किया है कि जो व्यक्ति लगातार गुटखे का सेवन कर रहा है तो हम देखते हैं कि जो उसका जबड़ा होता है वो ठीक ढंग से नहीं खुल पाता है। आपने अनुभव भी किया होगा अपने आस पड़ोस घर मोहल्ले में इस चीज का कि लगातार गुटखा खाने वाला या गुटखे का सेवन करने वाला जो मनुष्य व्यक्ति होता है उसका जबड़ा ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। क्योंकि लगातार चबाने से होता क्या है, अपने जो जबड़े होते हैं इसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। ये गुटखे के दुष्प्रभाव है भाई। पूछ लिया जाए गुटखे खाने की हानि क्या है, क्या दुष्प्रभाव है, तो लगातार इसका सेवन करने वाले जो होते हैं उनकी जबड़े की मांसपेशियां कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती हैं। मांसपेशियों के कठोर हो जाने से जो मुंह या जबड़ा होता है ये ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। नाम याद रखना है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण पूछे जाने वाला कि इस रोग का नाम क्या है, या गुटखा खाने से होने वाला रोग कौन सा है जिसमें जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। तो इस रोग को कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई ये 1 नंबर का, गुटखे वाले जो टॉपिक है अपना उसके अंदर 1 नंबर का यही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है
कि गुटखा खाने से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है भाई? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या होता है इस रोग में? तो इस रोग में जो जबड़े हैं उनकी मांसपेशियां कैसी हो जाती है भाई? कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कठोर। तो गुटखे से संबंधित ये जो दो चीज याद रखनी है हमको। एक, गुटखा तैयार कैसे किया जाता है? तो गुटखा तैयार करने के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं याद रखो। सुपारी के टुकड़े, चूना, कत्था, संश्लेषित खुशबू, इसके अलावा धातुओं के वर्ग और किसी में किसका उपयोग किया जाता है? तंबाकू का। इन सबको मिलाकर गुटखे का उपयोग किया जाता है। और दूसरा, गुटखे के दुष्प्रभाव या हानि क्या है, या लगातार गुटखे खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो उस रोग का नाम याद रखना है हमें, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है। और इस रोग में होता क्या है? जबड़े की मांसपेशियां कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। एक और संश्लेषित उत्पाद जिसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे वो है भाई तंबाकू। गुटखे के बाद अब इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? तंबाकू के बारे में। सबसे पहली चीज, तंबाकू का जो पादप होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिएना टोबेकम। याद रखना है भाई, तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिएना टोबेकम। और जो तंबाकू होती है वो इस पादप की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है भाई? तंबाकू। जो ये तंबाकू का पादप है, क्या नाम है तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम? निकोटिएना टोबेकम। इस पादप की या इस पादप के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है पूछ लिया तंबाकू? तो इस पादप की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अब जो ये तंबाकू की पत्तियां होती हैं इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है भाई, निकोटीन। निकोटीन एल्केलॉइड। तो इसको याद रखना है तुम्हें, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ लिया जाए तंबाकू की पत्तियों में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तो याद रखना है हमें कि तंबाकू की पत्ती में निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है भाई? निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। वर्तमान जीवन में तंबाकू की यदि बात करें अपन, तो अपन अपने आसपास गांव, गली, शहर में लोगों को देखते हैं कि अधिकांश लोग जो हैं वो तंबाकू के सेवन के आदी हो चुके हैं। यदि देखा जाए कि जो लोग होते हैं वो तंबाकू का जो सेवन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं, किस किस रूप में करते हैं, तो अपन देखते हैं कि अधिकांश जो लोग होते हैं वो तंबाकू का उपयोग बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का आदि के रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। इसके अलावा गुटखा, पान के रूप में तंबाकू का उपयोग करते हैं। चूने के साथ मिलाकर इसका उपयोग करते हैं। और कई बार अपन देखते हैं कि तंबाकू की पत्तियों का क्या बना लेते हैं भाई? पाउडर। और उस पाउडर को फिर दांतों एवं मसूड़ों को साफ करने के लिए करते हैं। तो इन रूपों में जो लोग होते हैं वो तंबाकू के उत्पाद या तंबाकू का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई। अब यदि इस तंबाकू की बात की जाए कि तंबाकू की यदि कोई व्यक्ति लगातार सेवन कर रहा है तो तंबाकू से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं? तो ज्यादातर हानियों के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, सामान्य जीवन में ही चलती हैं ये चीजें कि लगातार इसके सेवन से किसी व्यक्ति को यदि तंबाकू की लत पड़ गई है जिसे अपन बोलते हैं, तो उसे सबसे बड़ा खतरा रहता है भाई मुंह, गले एवं जीभ के कैंसर का। तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सिगरेट हो, गुटखा हो या और कोई खैनी हो, तो उनके रैपर पर हम देखते हैं कि
एक तो लिखा जाता है डेंजरस टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और एक उसके साथ चित्र बना होता है, उस चित्र में मुंह, गले या जीभ के कैंसर को दिखाया जाता है। तो जो सबसे खतरनाक जो इसकी हानि है वो ये है कि मुंह, गले व जीभ के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं इसमें निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। अब ये निकोटिन नामक जो एल्केलॉइड होता है ये हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कैसे डालता है? ये निकोटिन जो एल्केलॉइड है ये हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उन रक्त वाहिनियों की भित्ति या दीवार को मोटा बना देता है। मतलब रक्त वाहिनियों की भित्ति इसके प्रयोग से निकोटिन एल्केलॉइड के प्रभाव से क्या हो जाती है भाई? मोटी हो जाती है दीवार या भित्ति। अब जब रक्त वाहिनियों की भित्ति मोटी हो जाएगी तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति का रक्तदाब और जो हृदय स्पंदन दर है वो कैसी हो जाती है भाई? अधिक हो जाती है। तो दूसरी हानि क्या हो गई तंबाकू के सेवन की कि तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है भाई? जो निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इस निकोटिन नामक जो एल्केलॉइड है ये रक्त वाहिनियों की जो दीवार या जो भित्ति है उसे कैसा बना देती है भाई? मोटा बना देती है, जिसके कारण उस व्यक्ति का रक्तदाब और हृदय स्पंदन दर कैसी हो जाती है भाई? अधिक हो जाती है। इसके अलावा तीसरी हानि, यदि कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसका असर पड़ता है भाई उस गर्भवती महिला के भ्रूण पर। क्या असर पड़ता है कि जो भ्रूण है इसके विकास की दर धीमी पड़ जाती है या मंद पड़ जाती है। तो तीसरी हानि हो गई। किससे संबंधित है तंबाकू की तीसरी हानि? गर्भवती महिला से, कि यदि कोई गर्भवती महिला तंबाकू के उत्पादों का सेवन कर रही है तो उसका असर उसके भ्रूण पर पड़ता है, उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण पर पड़ता है। क्या असर पड़ता है कि उसके भ्रूण के विकास की दर मंद हो जाती है। और लास्ट हानि यदि अपन बात करें कि जो सिगरेट का उपयोग करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस होती है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हमारे अंदर रक्त के जो हीमोग्लोबिन है इन हीमोग्लोबिन कणिकाओं को नष्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है भाई? रक्त में जो हीमोग्लोबिन कणिकाएं होती हैं उन्हें क्या कर देता है? नष्ट। और जब हीमोग्लोबिन कणिकाएं नष्ट हो जाती है तो इनके नष्ट होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? हीमोग्लोबिन के नष्ट होने से, हीमोग्लोबिन कणिकाओं के नष्ट होने से ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये 4 स्टूडेंट्स हमें याद रखना है। प्रश्न तुमसे ऐसे पूछेगा तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं? तो तंबाकू के सेवन से कई हानियां होती हैं। प्रमुख हानियां अपन को याद रखनी है ये 4, जिसमें पहली है सबसे नंबर 1 है कि इसके लगातार सेवन से मुंह, गले एवं जीभ के कैंसर की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 2, तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटिन एल्केलॉइड पाया जाता है यह निकोटिन एल्केलॉइड रक्त वाहिनियों की भित्ति या दीवार को मोटा बना देता है, जिससे उस व्यक्ति का रक्तदाब और हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। नंबर 3, गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू के उत्पादों का सेवन करती है तो उससे उसके भ्रूण के विकास की दर मंद हो जाती है या धीमी पड़ जाती है। और नंबर 4,
कि जो सिगरेट का धुआं होता है उससे निकलती है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब अपने रक्त में मिलती है तो ये रक्त की हीमोग्लोबिन कणिकाओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, और हीमोग्लोबिन कणिकाओं के नष्ट होने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम होने लग जाती है। तो ये हुआ भाई किसके बारे में, दो संश्लेषित उत्पाद पढ़े अपन ने, नंबर 1 गुटखा और नंबर 2 तंबाकू। तंबाकू के बारे में कौन कौन से प्रश्न याद रखने, नंबर 1 तंबाकू के पादप का वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम है निकोटिएना टोबैकम। नंबर 2 इस पादप के कौन से भाग से तंबाकू बनाई जाती है या प्राप्त की जाती है, तो निकोटिएना टोबैकम की पत्तियों से तंबाकू प्राप्त की जाती है। पूछ लिया जाए तंबाकू की पत्तियों में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, तो तंबाकू की पत्ती में निकोटिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का उपयोग किस किस रूप में करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जिनके रूप में तंबाकू का उपयोग किया जाता है। बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गुटखा, पान के साथ, चूने के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार अपन देखते हैं कि कुछ लोग इनकी पत्तियों का पाउडर बना के दांतों और मसूड़ों को साफ करने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो संश्लेषित उत्पादों में ये गुटखा और तंबाकू हो गया। स्टूडेंट्स, और जो संश्लेषित उत्पाद हैं जैसे मदिरा है, अफीम है, उसका अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में।